Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. In the previous lecture you have studied about the classification of magnetic material, in which the materials are classified into three categories, that is diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials. You have also studied the properties. In the properties you study the dependence of these material upon the temperature. और इसमें आपके पास एक मैंने आपको बताया था क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। थोड़ी सी मैं इसको रिवाइज करूंगा। जो डाया हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, पैरा जो हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते थे, और जो उनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी थी वहां मैंने आपको बताया था कि क्यूरी ने बताया था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब हम फेरो की बात करते थे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं दे हैव द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और वहां पर आपको एक बात मैंने बताई थी कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर दे बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उस टेम्परेचर को क्यूरी ने ही दिया था, और उस टेम्परेचर को क्यूरी ने अपने नाम से लिखा क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which ferromagnetic materials or substance behave like paramagnetic। और ये जो क्यूरी टेम्परेचर है फॉर निकल की बात करें हम, इट इज 643 केल्विन। अबव दिस टेम्परेचर निकल बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक। अगर आयरन की बात करें 1043 केल्विन, और कोबाल्ट की बात करें इट इज 1394 केल्विन। अब मैं वापस आ रहा हूं क्यूरी लॉ के ऊपर, जो कि फेरो भी ओबे करते हैं कब? अबव क्यूरी टेम्परेचर। एंड दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हाट क्यूरी फाउंड? क्यूरी फाउंड दैट intensity of magnetization is directly proportional to magnetic intensity। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन होती है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे एक मैंने डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करवाया था। ये सोलेनॉइड है, इसके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, और यही डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की होगी। अब जब हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है सपोज, पैरामैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है? ऐसे होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड हैं। कोई ऐसे है, कोई इधर को है, कोई नीचे को है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, रैंडमली ओरिएंटेड हैं। और कब? जब उसके भी ऊपर या उसके बीच में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 0 है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जब हम इस मटेरियल को यहां रखेंगे बीच में, तो ये बीच में रखने के ऊपर बात क्या हो जाता है? जैसे जैसे आप यहां से मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H इज इक्वल टू क्या होता है? NI। यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ेंगे तो H या B ये दोनों क्या करेंगे? बढ़ेंगे। आपको पता है कि B क्या होता है?
म्यू नॉट एच। जैसे एच बढ़ेगा वैसे बी बढ़ेगा, और एच कैसे बढ़ता है? करंट बढ़ने से। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा यानी बीच में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़ेगा। जो हमने स्पेसिमन यहां बीच में रखा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट डिवेल्प्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट इज शोन इन दिस वे, आई प्रोपोर्शनल एच। लेकिन दूसरी बात हमने क्या नोटिस की कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे? ये देखो, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है, ये अलाइन नहीं रहेंगे। इनको एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, इनकी मोशन जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमली मूव करेंगे, और इनकी रैंडमली मूव करने से इनके जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। इट मींस कि I प्रोपोर्शनल 1/T, और जब इसे कंबाइन किया तो हमारे पास बन गया I प्रोपोर्शनल H/T। यहां पर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी C आती है, दैट वाज गिवन बाय क्यूरी, और इसे हम बोलते हैं C जो है क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी called क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट पहले आपको मैंने पढ़ाया था क्यूरी टेम्परेचर, अब क्या रहा है? क्यूरी कांस्टेंट। और अब ये मैं H इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, तो ये I/H इज इक्वल टू C/T। I/H क्या होता है? काइम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो काइम क्या हो गया? C/T। अब C क्या है? कांस्टेंट, तो काइम प्रोपोर्शनल 1/T। तो ये बन गया आपके पास क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टेसिस। हिस्टेसिस का डिक्शनरी मीनिंग होता है कमिंग लेट। यहां पर ये जो टर्म है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में हम इसे यूज कर रहे हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जब हम इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इनकी क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन होती है। और मैग्नेटाइजेशन जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी यानी जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे I क्या होगा? बढ़ेगा। I प्रोपोर्शनल H फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये मेरे पास मान लो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज मैंने कोई आयरन का पीस ले लिया। अब आपको मालूम है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके बीच में क्या होती है? डोमेन्स होती है। डोमेन्स में एटम पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जैसे मैंने ये बनाया है, अलग अलग डोमेन्स है। इसके ऊपर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी B और H के हैं? 0 है। आपने पहले पढ़ रखा है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, तो H 0 है, इसका मतलब B भी क्या है? 0 है। अब आपने ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि H इज इक्वल टू क्या होता है? NI, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या है? करंट थ्रू ईच टर्न ऑफ द सॉलिड। हम जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या बढ़ती है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल की क्या बढ़ती है। मतलब ये जो मैग्नेटाइजेशन, इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज। मतलब ये मॉलिक्यूल जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेशन वो बढ़ जाएगी। देखिए ये B और H क्या हो गए? इधर को हो गए। जब इधर को हमने B और H के अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अंदर जो I जो डेवलप हुआ वो भी क्या हो? इधर को डेवलप हुआ। मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुई पर यूनिट वॉल्यूम। इट मींस दिस मटेरियल बी मैग्नेटाइज्ड। अब यहां पर हम स्टडी करेंगे ग्राफिकल रिलेशन, द कर्व बिटवीन I एंड H, कि हम जैसे H को बढ़ा रहे हैं, जो हमने आपको यहां पर प्लेस किया, इस यहां पर आपको मैंने स्टडी करवाया कि यहां पर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम सोलेनोइड के बीच में प्लेस कर रहे हैं तो हम शुरू में जब हम प्लेस करने लगे
तो इसके बीच ऊपर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, ये 0 है। ये इधर को मैंने क्या किया, I ले लिया, नीचे को साइड मैंने बाई एक्सिस के लॉन्ग माइनस I है, इधर की साइड माइनस H है। जब बिगिनिंग में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B और मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 है, इन दैट केस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, 0। इसके अंदर कितनी है, 0। अब आप क्या कर रहे हैं, आप H को इंक्रीज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द करंट। आपने इसको, इस मटेरियल को यहां प्लेस कर दिया, इसको लिया और यहां पर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, जैसे आपने I इंक्रीज किया, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी, हमने ग्राफ प्लॉट करते गए, I को नोटिस करते गए, हमने क्या देखा कि जैसे H बढ़ रहा है I भी बढ़ रहा है, और ये प्लॉट इस तरह से आया। यानी जैसे जैसे आपने ये H बढ़ाया, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, यहाँ जब हम पहुंचे इस जगह पर, मान लो ये वैल्यू H0 है, तो हमारे पास I की वैल्यू क्या हो गई, ये पीक वैल्यू इसने एक्वायर कर ली, दिस वैल्यू पीक वैल्यू इसने एक्वायर कर ली। यानी H0 जो है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी की एक ऐसी वैल्यू है जहां पर जो मटेरियल है उसने क्या किया, सैचुरेशन एक्वायर कर लिया, उसने मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर ली। यानी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम। इस पॉइंट को हमने मान लिया E। तो हमारे पास ग्राफ किसके अलाउंग गया, ऐसे कि जैसे जैसे H बढ़ा, हमारे पास I भी क्या हुआ, बढ़ता गया। इस तरह से ग्राफ है अलोंग OA। अब हम H0 से आगे वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये ऐसे ग्राफ आएगा, मतलब I बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने इस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने लगे। पहले आपने क्या किया, मैग्नेटाइज किया, अब डीमैग्नेटाइज करना है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप H को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। H को कैसे रिड्यूस करेंगे आप, जैसे आपने धीरे धीरे करंट को रिड्यूस किया, तो करंट को रिड्यूस किया तो ये जो हमारे पास जो डाइपोल्स थे वो अलाइन हुए थे डायरेक्शन में पार्टिकल, किसके कारण, ड्यू टू H, इसके कारण फोर्स लग रही थी इनके ऊपर, इसके कारण ये अलाइन हुए थे पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, या मॉलिक्यूलर मैग्नेट क्या करेंगे, दे स्टार्टेड टू बी इन अदर डायरेक्शन, मूव इन द अदर डायरेक्शन, ये अपने आप को फ्री ये करने लगेंगे। अब ये जिसके कारण क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे जैसे आपने H रिड्यूस किया, यहां से I को रिड्यूस किया, ये मॉलिक्यूल जो है, लेकिन हमने क्या फाउंड किया कि जैसे जैसे हम H को रिड्यूस कर रहे हैं तो ये I रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वैसे नहीं हो रहा है जैसे पहले बढ़ाया था हमने H को, वैसे I बढ़ा था, लेकिन जब हमने रिड्यूस किया तो ये ग्राफ इसके अलाउंग गया, अलोंग AB। अब देखिए हमने H को 0 कर दिया, लेकिन I 0 नहीं हुआ। I कहां है, ये वैल्यू है। पहले जब हम चले थे तो H 0 था तो I भी 0। इट मीन आपने H को 0 कर दिया, I 0 नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अक्रॉस आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो 0 कर दिया, लेकिन इसके अंदर अभी तक मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इट मींस इसके ये मैग्नेटाइज अभी भी है, तो इसके अंदर ये जो मैग्नेटिज्म रह गया इसे हम बोलते हैं, हमारे पास ये टर्म आएगी रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी यानी रिटेंटिविटी ग्राफ में क्या आएगी, OB। अब आप क्या करेंगे, इसे आपने I को 0 करना है, I को रिड्यूस करके आपने 0 करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को खत्म करना है। आप क्या करें, H को नेगेटिव साइड में, अब आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जब आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, पहले आपने करंट को 0 किया तो H 0 हो गया, अब करंट को आप रिवर्स करोगे तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक, इसकी इस साइड को डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि करंट जो हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो ये जब हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल हैं वो दूसरी डायरेक्शन में उनके ऊपर ये लगेगा, फोर्स लगेगी। अब इससे क्या हो रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो और रिड्यूस होगी, और ये ऐसे ग्राफिकली हमारे पास आएगी। अब हमारे पास H की ये वैल्यू आई OC, दिस इज द रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आपने अप्लाई की, किसके लिए, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू 0। इसे हम बोलते हैं कोरेसिविटी।
OC। तो OC क्या है? कोरेसिविटी, यानी द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड so as to reduce the intensity of magnetization to 0. So when we increase the value of magnetic intensity in reverse direction beyond point C, then the curve is in such a way from C to D, and then we decrease the value, and it is along D to E and E to F and F to A. तो हमारे पास एक कर्व आएगा ABCDEFA। ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होता है, जितना ये अपर हाफ में जैसा है वो वैसे ही क्या है लोअर हाफ में है। और हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने लिया, बिगिनिंग में अगर आप उस मटेरियल को रखेंगे जब तक आपने उसे मैग्नेटाइज नहीं किया है, तब आपके पास ये OA पार्ट आएगा। लेकिन अगर आपने किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लिया है तो दोबारा जब रखोगे उसे, तो उसमें कभी भी आपके पास OA पार्ट नहीं आएगा, उसमें यही साइकिल रिपीट होगी ABCDEFA। तो इसमें हमारे पास जो हिस्टेरिसिस की हम बात कर रहे थे कि कमिंग लेट, यहां पर क्या हो रहा है, हमने यहां से स्टार्ट किया था, हम चले थे H के साथ, लेकिन जब हम वापस आए तो H के साथ I वैसे वापस नहीं आया। जब बिगिनिंग में हमारे पास H0 था तो I0 था। यहां पर हमारे पास जब दोबारा H0 किया हमने जब वापस आए तो H0 किया तो I0 नहीं हुआ। I की वैल्यू कितनी रह गई थी? OB, जिसे हमने रिटेंटिविटी नाम दिया था। तो ये जो लैग ऑफ I है, लैग ऑफ I बिहाइंड H in the process of मैग्नेटाइजेशन। आप मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं ना, ये आपने जो अपर हाफ में यहां पे क्या किया मैग्नेटाइजेशन, और यहां क्या करने लगे आपने लोअर हाफ में डीमैग्नेटाइजेशन। तो द लैग ऑफ I बिहाइंड H इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। इसी को हम हिस्टेरिसिस बोलते हैं। और जब हम इस हिस्टेरिसिस को स्टडी कर रहे हैं, यानी लैग ऑफ I एंड H को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रही है, एक लूप बन रही है। कर्व जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लूप, और इस लूप को हम क्या नाम देते हैं, हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप क्या हुआ, इट इज द कर्व formed when a ferromagnetic material undergoes during a complete cycle of magnetization and demagnetization. So here A B C D E F A क्या है, हिस्टेरिसिस लूप है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने इतना कंसेप्ट किया, लंबा चौड़ा हमने कंसेप्ट किया, इसका फायदा क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट बिहाइंड, इसके पीछे हमने क्या। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये लूप जो है, इसके स्टडी से, इसके देखने मात्र से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मटेरियल हमारे लिए प्रेफरेबल है या नहीं है। अगर किसी मटेरियल के लिए एरिया जो है, जैसे एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ये हमें क्या देता है, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप बराबर है एनर्जी स्पेंट या फिर और एब्जॉर्ब्ड या फिर डिसिपेटेड, कैसे होगा, पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। पूरी साइकिल में जब आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किसी मटेरियल को करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्पेंड होगी, दैट एनर्जी इज गिवन बाय हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप। तो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू सिलेक्ट द मटेरियल। जैसे आगे आप पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट यूनिट में आपके पास आएगा ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में आप जो कोर होगी ट्रांसफॉर्मर की, वो सॉफ्ट आयरन की लेंगे। वो क्यों लेंगे?
क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके लिए जो आपके पास हिस्टैरिसीस लूप आती है वो नैरो आती है और एरिया क्या होता है, स्मॉलर होता है। जैसे स्टील भी, आप स्टील की स्टडी करोगे, जैसे ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन की है, तो अगर मैं स्टील की हिस्टैरिसीस लूप बनाऊं तो वो वाइड आएगी। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको कंपैरेटिव बेस से स्टडी करूंगा कि कैसे सॉफ्ट आयरन और स्टील को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे सॉफ्ट आयरन को हम सिलेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी तरह से हम स्टील को सिलेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। क्यों, वो भी आपका इसी कंसेप्ट से आपका क्लियर होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसे हम रेमेनेंस भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली डायग्राम में भी क्लियर करवाया था कि रिटेंटिविटी क्या होती है, इट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी आई की वैल्यू है कब, इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is reduced to 0। देखो, जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के H, अगर मैं सॉफ्ट आयरन की बात करूं तो सॉफ्ट आयरन का कर्व ये है जिसे मैंने शेड किया, ये इसके लिए हिस्टैरिसीस लूप कौन सी है, सॉफ्ट आयरन की बात कर रहा हूं। सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टैरिसीस लूप है ABCDEFE। तो इस केस में आपके पास जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने रिड्यूस कर दी है 0, यानी H 0 है, तो उस वक्त I की वैल्यू वो क्या है, OB पार्ट जो है वो क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो 0 कर दिया ये O पे, लेकिन ये जो पार्ट है इसे हमने क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यूर जो रह गया, जो शेष बच गया मैग्नेटिज्म का। अब अगर मैं स्टील में बात करूं तो स्टील में आपके पास जो हिस्टैरिसीस लूप है वो कौन से, A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम, E प्राइम, यहां से A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम, E प्राइम, F प्राइम एंड E प्राइम। यहां पर हमारे पास जो रिटेंटिविटी है वो कितनी है, अगर आप देखें तो रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या है, OB प्राइम। जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिड्यूस कर दिया 0, H 0 हुआ, क्योंकि H यहां से इधर को बढ़ रहा है, ये वापस आपने जब रिड्यूस किया यहां जब आप पहुंचे तो वैल्यू क्या रहेगी, OB प्राइम। रिटेंटिविटी स्टील के लिए क्या है, OB प्राइम, और ये इसके लिए है सॉफ्ट आयरन के लिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि कोरेसिविटी क्या बताई थी आपको, कोरेसिविटी इज द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी H की रिवर्स में रिक्वायर्ड जो चाहिए हमें, so as to reduce intensity of magnetization, so as to reduce I to 0, intensity of magnetization to 0। तो देखिए आपको सॉफ्ट आयरन में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को 0 करने के लिए, OB को 0 करने के लिए क्या है, वापस के अंदर जाना पड़ा O से C तक, तब आपका ये कर्व वापस यहाँ पहुंचा। और आपके लिए स्टील के लिए O से C प्राइम तक, क्योंकि B प्राइम से C प्राइम तक। तो यहां पर आपके पास कोरेसिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन कितनी है, OC, और स्टील के लिए कोरेसिविटी क्या है, OC प्राइम। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे इन दोनों लूप्स का, तो इन लूप्स में आपके पास जो रिटेंटिविटी है वो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है, लेकिन कोरेसिविटी किसकी ज्यादा है, स्टील की ज्यादा है।
अब हमारे पास जैसे जो बेसिक एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मैग्नेट which behave like a magnet when it is switched on and it doesn't show its behavior like a magnet when it is switched off। मतलब ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर तभी शो करे जब आप इसको ऑन करें। तो ऐसे मटेरियल को आपको क्या चाहिए, जिसके लिए हाई रिटेंटिविटी की वैल्यू चाहिए, कि जब आप जिसे ऑन कर रहे हैं तो वो वैल्यू मैग्नेटाइजिंग ज्यादा एक्वायर करे, लेकिन जैसे ही आपने ऑफ किया तो वो क्या करे, ऑफ हो जाए। यानी उसकी जो कोरेसिविटी है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और कोरेसिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और एंड लो कोरेसिविटी। लेकिन अगर आपके पास जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा ये होता है, इसे हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, कि टेम्परेरी एक्ट करता है। जब आपने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, और जैसे ही आपने ऑफ किया तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या उसका खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी कोरेसिविटी क्या चाहिए, स्मॉल। यानी अपने वो मैग्नेटिक बिहेवियर को इमीडिएटली क्या कर दे, लूज कर दे, खत्म कर दे। अब लेकिन जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट कैसा होना चाहिए, ऐसा मैग्नेट जो मैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा देर तक शो करे। यानी आप उसे डीमैग्नेटाइज भी करें तो भी वो इजीली मैग्नेटाइज ना हो, डीमैग्नेटाइज ना हो। मैग्नेटाइज तो इजीली हो जाए, लेकिन डीमैग्नेटाइज क्या हो, इजीली ना हो। यानी इसके लिए क्या चाहिए आपके पास, परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई कोरेसिविटी चाहिए, हाई कोरेसिविटी एंड रिटेंटिविटी भी चाहिए हाई। लेकिन रिटेंटिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है इसमें, कोरेसिविटी की है, कि वो अपना जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो इजीली क्या करे, लूज ना करे, खत्म ना हो उसका। और रिटेंटिविटी इसलिए चाहिए कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसमें ज्यादा से ज्यादा रेजिड्यू रहे, ज्यादा उसमें मैग्नेटिक करैक्टर एक्वायर हो। तो अगर हम यहाँ से इस ग्राफ को देखेंगे, जो हिस्टैरिसीस लूप की इंपॉर्टेंस है वो ये भी इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स अस इन द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, कि कौन से मटेरियल से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएं और कौन से परमानेंट मैग्नेट्स बनाएं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से मटेरियल से बनाना चाहेंगे, जिनकी रिटेंटिविटी क्या होगी, हाई होगी। और हाई रिटेंटिविटी हम किसके, और लो कोरेसिविटी, तो ये इसके लिए कौन सा मटेरियल आपके लिए सिलेक्शन होगा, सॉफ्ट आयरन। क्यों, क्योंकि आपको हिस्टैरिसीस लूप से क्लियर हो रहा है कि सॉफ्ट आयरन हैव लो कोरेसिविटी। कोरेसिविटी क्या है, लो है। ओसी की वैल्यू क्या, स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू ओसी प्राइम। लेकिन जो रिटेंटिविटी है वो क्या, हाई है, ओबी इज ग्रेटर देन ओबी प्राइम। अब परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो मेन कैरेक्टर क्या है, हाई कोरेसिविटी। हाई कोरेसिविटी किसके लिए होती है, स्टील की है। जैसे आपको बताया ओसी प्राइम, the value of reverse magnetizing field required so as to reduce the intensity of magnetization to 0। तो ये परमानेंट मैग्नेट किसे हम प्रेफर करेंगे, स्टील को प्रेफर करेंगे। तो ये कंपैरिजन है which helps us in the selection of material। इसी तरह से आपको मैंने अभी बताया था कि जो एरिया है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या देता है, आपको बताया अभी, जो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप है ये देता है हमें, या ये प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी स्पेंट और एनर्जी एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्लिक का चिन्ह भी लगा सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो अगर आप इसे स्टडी करोगे, जैसे इस कर्व को स्टडी करोगे, तो सॉफ्ट आयरन लूप कैसी है, ये नैरो है। सॉफ्ट आयरन लूप कैसी है, नैरो। और जो स्टील की लूप कैसी है, वाइड। तो एरिया किसका ज्यादा है, एरिया ऑफ स्टील लूप इज मोर। जो हिस्टैरिसीस लूप स्टील के केस में बन रही है उसका ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप जो मटेरियल है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, अगर आप स्टील का लोगे तो इट रिक्वायर मोर एनर्जी, एनर्जी स्पेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर।
So that is the cause behind the selection of soft iron for the material in the case of ट्रांसफॉर्मर, इन द केस ऑफ एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इन केसेस में जब आप इनकी कोर्स जो हैं वो सॉफ्ट आयरन के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी स्पेंड पर यूनिट वॉल्यूम, और वो एनर्जी आपको मालूम है किसके फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो दैट इज द वेस्टेज। और वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, एनर्जी को वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं सॉफ्ट आयरन को। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप इस तरह से हमें हेल्प करता है इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, एंड आल्सो फॉर द मटेरियल टू मेक द कोर्स इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इन जनरेटर्स etc. So that's all about this today's lecture. Thanks and have a nice day.